Zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Zero के आगे dh. लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने एक्सप्लेन किया था कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, मतलब ए और सी का सेम है, बी और सी का भी सेम है, तो ए और बी का भी सेम होगा. तो मतलब डायग्राम बनाते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास ऐसे एक से कंटेनर है. डबल वॉल्स ऑलवेज सिग्निफाइज. डबल वॉल का मतलब क्या? इंसुलेटर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देना. चुप क्यों बैठ जाते हो? ये हमारे पास ऐसे तीन थर्मोडायनामिक सिस्टम है. ए और बी के बीच में मैंने इंसुलेटिंग वॉल लगाई है. ए और सी के बीच में भी कंडक्टिंग है, बी और सी के बीच में भी कंडक्टिंग है. तो जीरो. ओके, आप रिस्पॉन्ड कर दो. मेरे को नहीं सुन रहा. वेट अ मिनट, लेट मी सी. तो डबल वॉल का मतलब क्या था? डबल वॉल मींस इंसुलेटर तो इधर इन दोनों के बीच में पहले इंसुलेटिंग वॉल लगाई है. बट अगर ए और बी सी का टेम्परेचर सेम है, मतलब नो हीट एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस बिटवीन ए एंड सी, और बी और सी के बीच में भी कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही. तो अगर मैं ये वॉल हटा भी दूंगा, इसकी जगह कंडक्टिंग वॉल भी लगा दूंगा, नो हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज ए और बी का टेम्परेचर भी सेम ही होगा. सो यू कैन राइट zeroth law of thermodynamics. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज बेसिक लॉ है. अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया तो क्लियर है सबको? यस सर Right then. Zeroth law of thermodynamics. It states that. It states that if a thermodynamic system, it states that if a thermodynamic system is in equilibrium with, if a thermodynamic system is in equilibrium with two other systems, then those systems are in thermal equilibrium with each other also. ये डायग्राम बना लो साथ में. Then you write as shown in figure. As shown in figure, an insulating container has three thermodynamic systems. Insulating container has three thermodynamic systems, A, B, and C. A conducting walls separate. A conducting walls separate system C from. A conducting walls separate system C from system A and B. Whereas A and B are Sir, conducting wall separates system C, A and B. Whereas there is an insulating wall. Whereas there is an insulating wall between A and B.
there is an insulating wall between A and B. Zeroth law states that. Yeah, zeroth law implies that. Zeroth law implies that. If thermodynamic system C is in thermal equilibrium, if thermodynamic system C is in thermal equilibrium with A as well as B, then they must be in thermal equilibrium. Then they must be in thermal equilibrium with each other also. So can you repeat from system C? कहाँ तक लिखा आपने? Sir, that thermodynamics system C. System C is in thermal equilibrium with A as well as B. System C is in thermal equilibrium with A as well as B. Then they must be in equilibrium with each other also. Then they must be in equilibrium with each other also. इसका मैंने जो नोट्स का लिंक सेंड किया था ना, वैसे मैं प्रिंट आउट दे दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास जब लगेगी हमारी ऑफलाइन, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को, तो ऑफलाइन ही है, तो फ्राइडे वाली क्लास में आपको नोट्स दे दूंगा प्रिंट आउट भी, पढ़ने के लिए वहां से पढ़ सकते हो, प्रिंट निकालना है निकाल लो, नहीं तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में प्रिंट आउट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आते हैं, तो बेसिक लॉ है, इसमें कुछ है नहीं, मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ भी ज्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं आते, उसमें एक हीट इंजन है बस हमने जो पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम बोलते हैं इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको डिफरेंट फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं, वर्क डन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। मैं अगर नॉर्मल एक सिस्टम लेता हूँ, जैसे मेरे पास अगर एक कंटेनर है, जिसमें गैस फिल्ड है और इसके साथ एक मूवेबल पिस्टन अटैच्ड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बाहर प्रेशर P0 है, अंदर प्रेशर P है। तो अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन विल मूव आउटवर्ड्स, और हम मान लेते हैं पिस्टन मूव करके यहां तक आ गया, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन है दैट इज D, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज A। तो अगर ये पिस्टन से AB से A डैश B डैश तक मूव किया, वॉल्यूम ऑफ द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर मतलब जितने वॉल्यूम में गैस है वो बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया। इंक्रीज इन वॉल्यूम यही रीजन होगा, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम है। अगर पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A और ये D डिस्टेंस मूव किया तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज AD, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज AD। अब इसको दूसरे वे में देखते हैं, हम जो नॉर्मल वर्क पढ़ते थे, वर्क क्या होता था? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं लूं कि इसमें ये प्रोसेस आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, तो जो पिस्टन पे फोर्स लगेगी वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो अगर इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, इसकी जगह आप ले लो से एक्सेस प्रेशर P है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स और प्रेशर में रिलेशन कितना होगा? कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क डन में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट F डॉट ds करते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वी से वर्क डन इज F into D।
and force can be written as pressure into area into D. And AD is increase in volume. So we can say अगर isobaric process है, प्रेशर P है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V है, तो वर्क डन इज P डेल्टा V. ये आप केमिस्ट्री में भी यूज करके आए हो, PdV, P डेल्टा V, दैट इज द वर्क डन. आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा? आइसोबैरिक प्रोसेस का अगर मैं PV ग्राफ बनाऊं, तो इस एक्सिस पे प्रेशर है, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट प्रेशर से V1 से V2 तक बढ़ा दिया. The volume increases from V1 to V2. तो ये कितना हो जाएगा? This is डेल्टा V2 minus V1. ये एरिया कितना हो गया? P पी डेल्टा V. डेल्टा That means जैसे आप वर्क में करते थे, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज द वर्क डन. यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज द वर्क डन. अब आइसोबैरिक प्रोसेस में तो आसान था, हमने सिंपल P डेल्टा V कर दिया. बट अगर ये प्रोसेस आइसोबैरिक नहीं होगा, अगर प्रेशर भी वेरी करे, तो ग्राफ किसी भी फॉर्म में बन सकता है. मैं अगर बोलूं कि वॉल्यूम को V1 से V2 तक चेंज किया मैंने, मैं ग्राफ के ऊपर ऐसे एरो डाल के T लिख दूंगा. इसका थर्मोडायनेमिक्स में मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है T. अगर यही वॉल्यूम V1 से V2 में आइसोबैरिकली चेंज करता तो ऐसे ग्राफ बनता कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज किया. अगर मैं एडियाबैटिक करता तो ग्राफ की स्लोप थोड़ी ज्यादा होती, वो ऐसे बन जाता. एडियाबैटिक. इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो? एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज द वर्क डन. इन तीनों केसेस में वर्क डन सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सबसे ज्यादा किसमें आएगा? आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा आएगा, और सबसे कम Adiabatic. आपने एक चीज पढ़ी थी केमिस्ट्री में कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. इसका मतलब क्या था? पाथ पे डिपेंड नहीं करती है उसकी वैल्यू. पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है ना? इनिशियल और फाइनल स्टेट, जैसे मैं यहाँ पे लूं से इनिशियल प्रेशर P1 है, यहाँ पे फाइनल प्रेशर P2 है, ये फाइनल प्रेशर P3. मैं आपसे अगर ये पूछूं, पॉइंट्स मार्क करता हूं मैं, से A, B, C, D. B, C और D, इन 3 पॉइंट्स हैं. टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? B, C और D. कुछ ऐसा, मतलब मैंने टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, आप थोड़ा सा सोचोगे ना, आपको ग्राफ इंटरप्रेट करने आ जाएंगे. ग्राफ इंटरप्रेट करने आ जाएंगे बिकॉज अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं, इधर प्रेशर P1 है, तो B पॉइंट पे प्रेशर कितना है? अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है, इधर कितना है? ये आइसोबैरिक प्रोसेस P1 ही है, ठीक है. यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? B पॉइंट पे V2 V2. यहाँ पे प्रेशर कितना है? P2 वॉल्यूम V2. यहाँ पे प्रेशर P3 वॉल्यूम V3. क्लियर सबको? कोई डाउट इसमें? सर V भी तो 2 होगा, वॉल्यूम V2 सर वॉल्यूम 2 है ना? अब
मैं अगर यहाँ पे आपसे टेम्परेचर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, yes, सिमिलरली इधर Yes. T2 बताओ कितना होगा, इन T3 इन तीनों में कौन सी टर्म कॉमन है? V2 वॉल्यूम V2, मतलब टेम्परेचर से किस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली? pressure, pressure, प्रेशर T1 सबसे ज्यादा है, तो T1 सबसे ज्यादा ही होगा। एक चीज और आप बता सकते थे, यहाँ पे प्रेशर T1 है ए पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? V1, V, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया? प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। V1 by NR इसको मैं कह रहा हूँ ये B का टेम्परेचर है, ये C का और ये D का। सिमिलरली A का टेम्परेचर है P1 है ना, ठीक है यहाँ तक। अब ये कौन सा प्रोसेस बनाया था? isothermal, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, TA और TC, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल चेंज है, तो A और C का टेम्परेचर सेम है। और ये आप वैसे भी पढ़ते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 is equal to P2 V2। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। आप A से C तक आते हो किसी भी पाथ से, मतलब A से C अगर मैं आता हूँ, मान लो अलग अलग पाथ लेते, एक बार मैं आइसोथर्मली A से C तक आ गया, एक बार मैं ऐसे आया, पहले A से B फिर B से C, एक बार मैं आया A से B और फिर B से C। ये इस एक्सिस पे प्रेशर, इस एक्सिस पे वॉल्यूम। मेरे को बताओ AD कौन सा प्रोसेस है? Which type of process is AD? A से B क्या कांस्टेंट रह रहा है? isochoric, आइसोकोरिक है। BC isochoric, AB और DC isobaric, isobaric, और AC हमारे को पता है AC इज आइसोथर्मल। कोई इसमें डाउट अभी तक जो लिखा है? ठीक है, ये सबको आपने पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब A और C पे अगर इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी है, मान लो U है, आप A से C तक ऐसे सीधा आ जाओ, आप इधर से आ जाओ, आप इधर से आ जाओ, सारे केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आप किस पाथ को फॉलो करके A से C तक आते हो, इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती। वर्क डन करता है इन तीनों प्रोसेसेस में। अगर मैं पूछूं A से C आने का वर्क डन ज्यादा है, मतलब ABC वर्क डन ज्यादा है, AC ज्यादा है या ADC ज्यादा है? अगर मैं ABC लेता हूं same, तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना बनेगा? ये सारा एरिया, बिकॉज एरिया अंडर द ग्राफ लेना है ना, तो इस ग्राफ के अंदर डी टू सी वर्क डन कितना है? डी टू सी कौन सा प्रोसेस है?
Isocoric. 0. आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V 0, तो वर्क डन 0 ही आएगा, एडी का वर्क डन भी 0 ही आएगा। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ वर्क डन निकालना है ए बी सी, मतलब ए से सी तक का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन फॉर ए बी प्लस वर्क डन फॉर बी सी। बी सी का वर्क डन 0 है, तो जो ए बी का वर्क डन होगा वही ए बी सी का वर्क डन हो जाएगा। सिमिलरली एडीसी का वर्क डन क्या होगा? सेम एज DC. क्योंकि एडी 0 है, तो वर्क डन ज्यादा कौन सा? एबीसी का वर्क डन एडीसी से ज्यादा है बिकॉज़ एरिया अंडर द ग्राफ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि अगर आप किसी सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर मैं हीट क्यू दे रहा हूं सिस्टम को, या डेल्टा क्यू दे रहा हूं, तो पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग विल बी यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। मतलब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या इसको ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी या पी डेल्टा वी भी अगर आइसोबैरिक। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बड़ा कौन सा? एबीसी की हीट एनर्जी चेंज ज्यादा है, एडीसी में हीट एनर्जी चेंज ज्यादा है? इंटरनल एनर्जी सेम है, चेंज स्टेट फंक्शन है। ए से सी किसी भी पाथ में आओगे, ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल ही होंगी। स्टेट फंक्शन का यही मतलब होता है ना, आप ए से सी किसी भी पाथ से आ जाओ, डेल्टा यू सेम रहेगा। वर्क किसमें ज्यादा था? ABC. तो डेल्टा क्यू भी एबीसी के लिए ज्यादा होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं डेल्टा यू है कितना, ये किसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा यू एबीसी इंटरनल एनर्जी क्या बताया था, क्या होती है? इट्स द sum of kinetic and potential. Sum of all energies. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। गैसेस हैं तो कौन से निगलेक्ट कर देंगे? Potential. Potential. सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ आपने आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? गिवन गैस, ये तो कांस्टेंट है, P/m, तो मतलब स्पीड जो है टेम्परेचर के अंडर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। यस, और ये काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ए और सी पे टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? Same. सेम। तो टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? अरे काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर सेम है तो नहीं काइनेटिक हुआ। एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है तो मतलब डेल्टा यू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 ही होती है, डेल्टा यू। बिकॉज अगर आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला लिखा था बोर्ड पे, मैंने उसको ऐसे लिखा था, CV इज इक्वल्स टू Yes. U by D।
इसका मतलब यही है कि अगर टेम्परेचर कौन और यू की वैल्यू क्या लिखी थी, यू को हम ऐसे लिख देते थे, ऐसे लिख सकते हो या सिंपल पीवी इनटू टी भी लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं लिमिट लेता हूँ T1 से T2 तो ये क्या आएगा सॉल्व करके, मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा यू जीरो ही आएगा बिकॉज डेल्टा टी जीरो है। आइसोथर्मल प्रोसेस कभी भी होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती। अब इस ग्राफ को दोबारा से देखते हैं, ए से सी तक आए, इस पाथ से आए तो टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है। अगर ए और सी पे इंटरनल एनर्जी सेम है तो मैं किसी भी पाथ से हूं वो सेम ही रहेगी। तो इन सारे प्रोसेसेस में अगर ए और सी पे इंटरनल एनर्जी सेम है, आप ए से सी किसी भी पाथ से आ जाओ, डेल्टा यू तो जीरो ही रहना। अगर आपको दे दिया है कि एसी आइसोथर्मल है तो मैं यहां से आ जाऊं, मैं इधर से आ जाऊं, मैं कहीं से चला जाऊं, डेल्टा यू विल ऑलवेज बी जीरो, इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। दो चीजें बताई अभी मैंने, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, करता है। करता है, करता है। डेल्टा यू नहीं करता। नहीं नहीं करता, करता। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये वर्क डन करता है, तो डेल्टा क्यू करेगा या नहीं करेगा, करे भाई। करेगा, मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज और वर्क डन ये हमेशा पाथ डिपेंडेंट होते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। इस इक्वेशन के लिए जो हम साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं, डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। आप जिसको भी सिस्टम मान रहे हो, अगर उसमें हीट ऐड की है तो पॉजिटिव, निकाली है तो नेगेटिव। डेल्टा यू के लिए बहुत सिंपल लॉजिक होता है, टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर कम हुआ तो डेल्टा यू नेगेटिव, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो डेल्टा यू जीरो। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, ऑन द गैस नेगेटिव, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिया पी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब गैस एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन पॉजिटिव, गैस कंप्रेस करेगी तो वर्क डन नेगेटिव। ए से सी की बात करूं अगर मैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिमूव हुई है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा ए से सी वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सपेंशन हो रही है कंप्रेशन हो रही है, ए से सी, कंप्रेशन, ए से सी वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ, और एक्सपेंशन, बढ़ एक्सपेंशन। रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है, डेल्टा वी पॉजिटिव है, डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। डेल्टा क्यू जीरो है, डेट वर्क डन पॉजिटिव है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी पॉजिटिव है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो बेसिकली आपने हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, जो भी हीट एनर्जी दी सारी की सारी वर्क डन में यूज हो गई। इतनी चीजें समझ में आई जो बताई है मैंने, ग्राफ को कैसे स्टडी करना, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ जी, सर ये वर्क डन एबीसी ग्रेटर देन कैसे आया? एबीसी का वर्क डन ग्रेटर कैसे आया, एबीसी का अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब ये सारा एरिया है ना, सर और अगर मैं एडीसी का वर्क डन निकालता हूँ, ए से डी वर्क डन कितना है, एडी आइसोकोरिक है जीरो, तो सिर्फ डीसी का ही वर्क डन निकलना है। तो शेडेड एरिया व्हाइट वाला ज्यादा है येलो वाला ज्यादा है, वाइट। तो वो वर्क डन ज्यादा है। ओके।
हीट एनर्जी, बिकॉज वर्क डन उसमें ज्यादा है तो हीट एनर्जी भी उधर ही ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बिकॉज डेल्टा यू तो 0 है, तो जिधर वर्क डन ज्यादा उधर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज्यादा। Okay. एनी डाउट इन ग्राफ्स में? सो तीन चीजें मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं अभी, जिस पे फोकस रहेगा हमारा पूरे चैप्टर में आगे। वर्क डन और चेंज इन हीट एनर्जी ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0, आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम अगर मैं आपसे Work पूछूं रिलेशन बताओ से सिर्फ एडी प्रोसेस, सिर्फ एडी प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ा या कम हो एडी में? ए से डी वर्क डन कितना है? 0. 0 वर्क डन 0 है। टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ या कांस्टेंट है? कम हो- क्यों? कौन सा प्रोसेस है? ए टू डी। स्ट्रेंथ ए टू डी इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? ए से डी प्रेशर कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो टेम्परेचर भी कम ही होगा। गेलो-सेक्स लॉ, PV is equals to nRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यस तो प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव? मैंने अभी क्या बताया? इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को मेजर करती है, काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो आप ए से डी आए, आपने कहा ए से डी टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव या डेल्टा यू नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि डेल्टा यू फॉर एडी इज नेगेटिव। मान लो मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी, इंटरनल एनर्जी चेंज इज -3, ठीक, ऐसे रैंडम वैल्यू कुछ दे दी। फिर मैं आपसे पूछूं, मेरे को बताओ डेल्टा यू डीसी कितना है? डी से सी वाले एक बार रीड्रॉ करता हूँ इसको, सिर्फ एडीसी को ही। आपने कहा डेल्टा यू फॉर ए टू डी इज -3। अगर मैं एडीसी लेता हूँ, ए से सी तक आया तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना था? AC is isothermal, ये 0 था। AD में बोल रहा हूँ -3 है, तो DC में कितना हो जाएगा? +3. +3। आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, मतलब बेसिकली कुछ है नहीं, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपसे बोलूं यहाँ पे टेम्परेचर है T1 या TA, यहाँ टेम्परेचर है TD, यहाँ टेम्परेचर है TC। मैंने आपसे बोला डेल्टा T फॉर A to D इज -5 केल्विन, B से C कितना होगा?
अब क्या लॉजिक है, ए से सी तक आने में टेम्परेचर चेंज कितना है, एसी आइसोथर्मल है 0 0 मैं ए से डी आया तो चेंजेस -5, मतलब बढ़ा या कम हो गया, कम हो गया। कम हो गया कम हो गया यहाँ से इधर आने में 5 कम हो गया, पर ए से सी जाने में चेंज 0 है, तो मतलब वो डी से सी गया तो 5 ही बढ़ा होगा, यस ये लॉजिक बनेगा ना। ए से डी जितना कम हुआ डी से सी उतना बढ़ गया, तो फाइनल तो सेम ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ डेल्टा टी एडी एंड डेल्टा टी डीसी में यही रिलेशन बनेगा कि अगर ये -5 है तो ये +5 है, बिकॉज टोटल ए से सी का चेंज 0। ए से डी आने में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड हुई या रिलीज हुई, रिलीज ए से डी वर्क डन कितना था, 0 0। टेम्परेचर राइज कर रहा है फॉल कर रहा है, फॉल फॉल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये 0 है एडी के लिए, ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में। नेगेटिव हीट कब होती है, जब निकालें सिस्टम से हीट निकालोगे तो नेगेटिव, ऐड करोगे तो पॉजिटिव। सो जब भी टेम्परेचर फॉल कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी निकाल लिया हमने सिस्टम में से। आइसोबैरिक अगर होता डी से सी, यहाँ पे हीट ऐड की या रिमूव की, ऐड क्यों, उतनी ऐड की जितनी ए से डी निकाली थी, या ज्यादा ऐड की या कम ऐड की, उतनी नहीं उतनी नहीं है। यहाँ पे हीट एनर्जी कितनी ड्रॉप की, इधर वर्क डन कितना था, ए से डी, 0 डी से डी की वर्क डन 0 है, नो पॉजिटिव वर्क है नेगेटिव वर्क है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जब मैं लिख रहा था डेल्टा क्यू फॉर एडी, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर एडी, ये नेगेटिव था ये भी नेगेटिव, तो अगर मैं डी से सी लिखता हूं, ये 0 नहीं है, मतलब जैसे मैंने इसकी वैल्यू ली थी मान लो -3, तो ये भी -3, अब ये कितना हो गया, +3 प्लस सम वर्क, डेल्टा क्यू डीसी इसके ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हमेशा, बिकॉज जब ए से डी आ रहे थे तो कोई वर्क नहीं कर रहे थे, जितनी हीट एनर्जी निकाली सारी की सारी ने टेम्परेचर कम कर दिया, पर जब हम डी से सी गए तो हमने टेम्परेचर भी बढ़ाया और वर्क डन भी किया, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बढ़ जाएगी। क्लियर या नहीं क्लियर, यस इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो मैं से पूछो, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में वो यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहले समझ में आया, मैंने क्या बताया कि आप जब हीट एनर्जी ऐड करोगे उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज में यूज होगा, कुछ वर्क डन में। साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है, हीट सिस्टम में डालोगे ऐड करोगे तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, हीट निकालोगे तो डेल्टा क्यू नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, और कांस्टेंट है तो 0। वर्क डन एक्सपेंशन में पॉजिटिव, कंप्रेशन में नेगेटिव। इस सारे में अभी तक जो बताया, कुछ भी पूछने वाला है तो पूछो, देन आई विल गिव सम एग्जांपल कि इसको एक्चुअल में वो पूछेंगे कैसे, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। पहले यहाँ तक देख लो, कोई भी डाउट है तो। क्लियर है सबको? ओके, then you write a numerical. In the given PV diagram, find pressure at point C and D,
D part. Work done in different processes separately. And work done in complete cycle. And work done in complete cycle. And work done in complete cycle. ठीक है, हमारे को ऐसे ग्राफ दिया है. ग्राफ दिया है A to B. क्वेश्चन में क्या पूछा उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले छोटी छोटी चीजें बताओ. बिकॉज पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि कैसे करना है. बाद में स्पीड बन जाएगी तो बहुत जल्दी हुआ करेंगे क्वेश्चन. पहले से प्रोसेसेस की बात करते हैं. AB, BC, CD एंड D. AB कौन सा प्रोसेस है? Isochoric. आइसोकोरिक. किसी को डाउट? अब जब मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस लिखा तो आपको इसके बारे में जो जो समझ में आता है अभी, मतलब न्यूमेरिकल जब स्कूल में करोगे तब नहीं, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम A to B इज 0. अगर वर्क डन 0 है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो भी हीट एनर्जी चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल आएगा, जो कि वर्क डन 0. किसी को डाउट इसमें? ठीक है. ये BC कौन सा प्रोसेस है? ये स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू रीजन. BC में मैंने क्या शो किया? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो ये कोई प्रोसेस होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. No, sir. नहीं होता. तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? पॉलीट्रॉपिक. जो स्टैंडर्ड में नहीं आएगा. P proportional to V, मतलब इट्स अ पॉलीट्रॉपिक. अब मेरे को ये बताओ, B से C वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? इंक्रीज. बढ़ रहा है. B से C वॉल्यूम बढ़ रहा है. प्रेशर बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. मैं कुछ चीजें पक्के तौर पे कह सकता हूँ बिकॉज ये एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डेल्टा भी पॉजिटिव है. तो ये मेरे को पक्का पता है वर्क डन पॉजिटिव. प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट B पे ज्यादा है या C पे ज्यादा है? सी. क्योंकि B पे प्रेशर भी कम है और वॉल्यूम भी कम है. C तक जाते जाते प्रेशर भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया. प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़े अगर तो टेम्परेचर बढ़ता है या कम हो जाता है? बढ़ता है. बढ़ता है. बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा U पॉजिटिव या नेगेटिव?
पॉजिटिव पॉजिटिव तो मेरे को ये पक्का पता चल गया कि और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब सी से डी की बात करते हैं। सी से डी कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक आइसोकोरिक वर्क डन हो गया 0, वर्क डन 0 हो गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ डेल्टा क्यू फॉर सी डी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर सी डी। अगर मैं सी से डी आया तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बड़ा या सेम रहा या कम हो? सी से डी कम हो गया। कम हो गया। कम हुआ। हुआ कम हो। आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम 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 हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव ही होगा। वैल्यूज हम बाद में देखेंगे। ये तो आप पक्का कह सकते हो ना कि डेल्टा यू नेगेटिव ही होगा क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, जितना कम टेम्परेचर होगा आरएमएस स्पीड उतनी कम होगी, आरएमएस स्पीड कम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी कम होगी, मतलब डेल्टा यू नेगेटिव है। डेल्टा यू नेगेटिव है तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव ही होगा, मतलब हीट निकाली या ऐड की? निकाली निकाल ली हमने सिस्टम में से हीट। अब बात करते हैं डीए की। है कोई प्रोसेस ऐसा? नो सर। अगेन पॉलीट्रॉपिक। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सपेंशन कंप्रेशन। कंप्रेशन कंप्रेशन प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बड़ा कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ कम हुआ। डेल्टा क्यू, ये दोनों नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इधर भी इंटरनल एनर्जीज की अगर बात कर लें, ए से बी टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है? ए से बी बढ़ रहा है। क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यूज में? सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, आप ये बताओ कौन कौन से प्रोसेसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? कौन कौन से प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कौन कौन से प्रोसेस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव है? ए बी एंड बी सी ए बी एंड बी सी। कौन कौन से प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है? अगेन ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी बिकॉज सी डी में और डीए में इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर फॉल कर रहा है। वर्क डन कौन से प्रोसेस में पॉजिटिव, कौन से में नेगेटिव, और जीरो कौन से प्रोसेस में? ए बी में 0, बीसी में पॉजिटिव, सीडी में 0, डीए में नेगेटिव। अगर मैं पूछूं पूरा प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस बन गया, मतलब ए से घूम के वापस ए पे आ गए, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर नेट वर्क डन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? जीरो। पूरे प्रोसेस में 0 नहीं आया यार। कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा? बीसी का एरिया, इन दोनों में तो 0 है, एबी और सीडी में, है ना? एबी और सीडी में तो वर्क डन 0 है। एरिया अंडर द ग्राफ बीसी का ज्यादा है या सीडी का, डीए का ज्यादा है? बीसी बी सी और पॉजिटिव वर्क कौन सा था, बीसी का या डीए का? बीसी बी सी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ना इस ग्राफ को देख के
कि बीसी का वर्क डन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात करें, डीए से ज्यादा ही होगा हमेशा। अगर मैं आपसे पूछता टोटल वर्क डन बताओ, तो मैं ऐसे ही लिखता वर्क डन फॉर ए बी, वर्क डन फॉर बीसी, वर्क डन फॉर सीडी, वर्क डन फॉर डीए। ये 0 है, सॉरी ये 0 नहीं, ए बी 0 है और सीडी 0 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ज्यादा कौन सा है? BC तो ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव? positive पॉजिटिव, मतलब पूरे प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव। अब वर्क डन पॉजिटिव है, ए से वापस ए पे आ गया, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, अब जहां से शुरू हुए थे उसी स्टेट में वापस आ गए, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना? 0 0 बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। जब आप घूम के वापस उसी स्टेट में आ गए, टेम्परेचर सेम हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। पूरे प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो हीट ऐड की है सिस्टम में या हीट रिमूव की है? डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव positive ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, पीवी, प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस, इस ग्राफ को देखो ध्यान से एंड मेरे को बताओ ये क्लॉकवाइज बनाया है या एंटी क्लॉकवाइज बनाया? ए से वापस ए पे आना है, तो मैं क्लॉकवाइज चल के आया हूँ या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ए से वापस ए तक। clockwise क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है वो, ए से वापस ए पे आप क्लॉकवाइज आए हो। अब इसको आप रट्टे की तरह याद रख सकते हो, कभी भी आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी 0। पहला पॉइंट। दूसरा, कभी भी साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज दिया है तो वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा और हीट एनर्जी सिस्टम में ऐड ही की होगी। एंटी क्लॉकवाइज बनाता अगर मैं चलता ए डी सी बी, ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन नेगेटिव आता, हीट एनर्जी रिमूव करनी पड़ती। ये साइक्लिक प्रोसेस की हमेशा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। इसमें तो मैंने प्रूव करके दिखाया है कि बीसी का वर्क डन डीए से ज्यादा है, बीसी पॉजिटिव है, डीए नेगेटिव है। इसके अलावा कोई भी आपको साइक्लिक कर्व दे देंगे जो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आना है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 ही आनी है और हीट एनर्जी हमेशा एब्सॉर्ब ही होनी है। एंटी क्लॉकवाइज है तो डेल्टा यू 0, साइक्लिक में डेल्टा यू 0 ही रहता है, रिवर्सिबल में होता है तीनों 0 होते हैं, डेल्टा यू भी 0, डेल्टा क्यू भी 0, डेल्टा डब्ल्यू भी 0। साइक्लिक में वर्क और इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होते हैं, और क्लॉकवाइज में डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। याद रह जाएगा, ये पॉइंट्स लिखा दूं बिकॉज ये नोट्स में नहीं होंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल। लिखना है इसको, लिखो इसका पहले कंसेप्ट लिख लो। तो कंसेप्ट लिख लो, फिर न्यूमेरिकल में जो पूछा था, इसमें जो मैंने अभी तक बताया सारा, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो मेरे को। या मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था, मैंने अभी से बेसिक चीजें बताई हैं, ग्राफ से मेरे को क्या क्या पता चल रहा है। लिखो चलो फिर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एरिया अंडर ग्राफ वर्क डन नहीं है ना? साइक्लिक प्रोसेस में अगर पूरा साइक्लिक मतलब ए से पूरा लोगे, तो जो एरिया एनक्लोज्ड होता है, एरिया एनक्लोज्ड मतलब अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बताना है ना, तो ये एरिया वर्क डन हो पूरे का। सिर्फ बीसी का बताना है अगर आपको कि वर्क डन इन बीसी कितना है, तो फिर ये एरिया अंडर द ग्राफ, ये बीसी का वर्क डन होगा। ये बीसी का वर्क डन है, ये पूरा।
और डीए का वर्क डन ये वाला एरिया सिर्फ डी से एक ही नीचे नीचे वाला। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आप देखो, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इसी का वर्क डन ये पूरा एरिया अंडर द ग्राफ, डीए का वर्क डन सिर्फ डीए के नीचे वाला एरिया मतलब ये वाला है। तो दोनों का डिफरेंस कितना बना, ये वाला एरिया, बिकॉज इससे नीचे तो कैंसिल हो गया, डी से नेगेटिव वर्क था, अगर आप बीसी का लेते हो तो पॉजिटिव वर्क था, तो एरिया इनक्लोज्ड इज द वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में। क्लियर है या नहीं क्लियर, आ रहा है समझ? You can write them as ABCDA, मतलब वापस A भी लिखना है, as ABCDA is a cyclic process. As ABCDA is a cyclic process, it implies that system returns to its initial state. System returns to its initial state. Therefore, change in internal energy. Therefore, change in internal energy is zero. So for cyclic process, delta U is always zero. For cyclic process, delta U is always zero. Whenever cyclic processes clockwise, work done. Whenever cyclic processes clockwise, work done. In the complete process is always positive. And heat energy will be absorbed by the system. Heat energy will be absorbed by the system. Whereas if the cyclic process is anticlockwise, work done will be negative and heat energy will be released by the system. And heat energy will be released by the system. कुछ डाउट इसमें?
ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पूछा था प्रेशर एट सी एंड डी। इस एक्सिस पे प्रेशर था, फिर वॉल्यूम था। इसकी प्रोसेस कौन सा था? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। क्लियर सबको? मेरे को बताओ बी से सी जाने में वॉल्यूम में क्या चेंज आया? बढ़ गई और 2। डबल हुई। बी से सी जाने में वॉल्यूम डबल हो गई हाँ जी Yes. और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम में मतलब प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ प्रेशर कितना है बी पे 2p नॉट, तो इधर कितना हो जाएगा 2p0. 4p 4p नॉट। implies if volume is doubled from B to C, pressure will also be doubled. There is PC is twice of PV of OP नॉट। फिर हमें कहा D पे बताओ कितना है। CD कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक Isoporic. CD आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है? सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम में, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो डी पे कितना होगा फिर? डी पे प्रेशर, जब हमने प्रेशर को 4p नॉट से कम कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा डी पॉइंट पे? बता सकते हो? डी पॉइंट पे प्रेशर अब इस ग्राफ को देखो। ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर भी लीनियरली कम हो रहा है। इस पॉइंट से यहाँ तक आने में वॉल्यूम हाफ हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया, प्रेशर भी हाफ ही होगा। तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? हाँ 2p 2p नॉट। एक तो यही पार्ट था, हमें सी और डी पे प्रेशर बताना। अब मेरे को सारी चीजें पता चल गई जो मेरे को न्यूमेरिकली को सॉल्व करने के लिए चाहिए। काम करता हूँ, मैं स्टेट्स मेंशन कर देता हूँ। ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट। बी पॉइंट पे प्रेशर इज 2p नॉट, वॉल्यूम इज वी नॉट। सी पॉइंट पे प्रेशर इज 4p नॉट, वॉल्यूम इज 2v नॉट। और डी पॉइंट पे वॉल्यूम इज 2v नॉट, प्रेशर इज 2p। ठीक है, यहाँ तक मेरे को बताना है वर्क डन इन बीसी। तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना बनेगा? मतलब ये एरिया, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स v नॉट। ये एरिया हो गया बीसी का। डीए का सिमिलरली बताना है, तो ये भी ट्रेपेजियम ही है। वर्क डन इन डीए, ये नेगेटिव में आएगा तो अपने आप नेगेटिव देखना आप आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लोगे? ये साइड कितनी है
P naught. P नॉट ऑपोजिट साइड 2P नॉट, और 2P दोनों साइड naught. के बीच में चेंज इन वॉल्यूम कितना है? V naught. P नॉट माइनस 2P नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो नेगेटिव में आ गया। हमें कहा था हर प्रोसेस में निकालो, तो मैंने AB और CD का नहीं निकाला बिकॉज दीज आर 0. same. आइसोकोरिक प्रोसेस। दो पार्ट हो गए। ये कितना आया सॉल्व करके देखो। 3P naught. 3P. ये कितना आया? Minus 3/2 P naught V naught. और पार्ट में कहा था वर्क डन इन द प्रोसेस, तो चारों को ऐड करना था। तो 0 ही दे। और अगर मैं आपसे ये भी पूछ लेता डेल्टा Q फॉर होल प्रोसेस, ये कितना होता? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? by 2 P or P naught V naught. यही आएगा बिकॉज डेल्टा U 0 है। 0. अब और जो चीजें नहीं पूछी उनकी भी बात कर रहे थे। ए पे टेम्परेचर कितना है? P नॉट V नॉट अपॉन NR। पूछा नहीं, पूछ तो सकते हैं। बी पे टेम्परेचर कितना है? 2P naught V naught upon NR. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए से बी जाने में टेम्परेचर डबल हो गया। सी पे कितना है? 8 TA. ए से कितना ज्यादा? 8 times. बी पे 4 TA. यहाँ पे टी है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ टी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस में है? टेम्परेचर चेंज सबसे ज्यादा कहाँ पे? इधर टेम्परेचर चेंज कितना है? TA. टी है। यहाँ से इधर तक 6 TA. 60 है। इधर 4. 4 TA. 3 इधर 3 TA. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ? B to C. बी टू सी। अब डेल्टा यू फॉर ए बी, इसे NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? डेल्टा यू फॉर BC कितना? सिमिलरली NCV डेल्टा यू फॉर CA, NCV ध्यान से बोलना है 40 है या माइनस 40 है? C से D, Minus 2P. D से Minus 3T. Minus 3 TA. चारों को ऐड करो, क्या आ रहा है? 0. यही हमने कहा था साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। मतलब थर्मोडायनामिक्स में ना बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती।
आप जो क्वेश्चन करो उसकी बाल की खाल निकाल दो, पूछा नहीं पूछा सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश करो। हर चीज को समझने के मेथड होते हैं। जैसे मैंने बोला बी से सी, बी से सी हमने कहा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना। इसको इस वे में मैं लिखता हूँ कि बीसी जो प्रोसेस था ये पॉलीट्रॉपिक था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट अल्फा इनटू वी, या अल्फा की जगह से के ले लो बिकॉज़ प्रोपोर्शनल और अल्फा सेम ही लगेगा, तो से के, यही था नहीं कांस्टेंट, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलेगा आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं ना। तो मेरे पास क्या Yes, रिलेशन sir. आया, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब आ जाओ ग्राफ पे, इस पॉइंट से यहां तक जाने में प्रेशर में क्या चेंज आया था, वॉल्यूम डबल हुआ था इसलिए प्रेशर भी डबल डबल हो गया था। टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, प्रेशर डबल होगा तो टेम्परेचर 4 times. 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ 2T आ रहा है, इधर 80 है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, Excuse me, sir. तो वो कोई वेट कर रहा है, आप एंटर कर लो, पता नहीं कौन। ओके वेट करना। तो सिमिलरली अगर मैं सी से डी की बात करता, सी से डी आपने कहा आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर में क्या चेंज आया था सी से डी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी से डी आने में सी पे प्रेशर कितना था 4P0, और डी पे प्रेशर निकाला था हमने 2P0, तो प्रेशर हाफ हो गया तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 80 और इधर 40। आप कैसे एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं है जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझने की कोशिश करनी है, आप खुद से भी चीजों को समझ सकते हो कि इसको मैं ऐसे दूसरे तरीके से किसी से सोच के देखता हूँ। बिकॉज पहले मैंने ऐसे नहीं किया था प्रोपोर्शनलिटी से, पहले मैंने टेम्परेचर निकाल लिए थे और सबके फिर सबको चेंज निकाल लिया था कितना। तो आपको इस क्वेश्चन ने पूछा तो सिर्फ ये था प्रेशर एट सी एंड डी और वर्क डन कितना है, बट आपको वो कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हो। दे कैन आस्क यू टेम्परेचर कितना बढ़ा, कितने टाइम्स हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेस में है, सबसे कम कौन से प्रोसेस में है, किस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस में कम हो रहा है। सो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। इसको देखो कुछ समझ में आया, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा सारी, बिकॉज मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ रादर देन कि आप इस सबको कॉपी मारते जाओ। इट्स मटेरियल खुद ही दी हुई है नोट्स में ऑलरेडी, तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। क्लियर है सबको? यस आपने गैसेस में जब पढ़ा तो आपने पढ़ा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिर्फ यही दो स्पेसिफिक हीट तो नहीं होती, इसके अलावा भी हो सकती है, मतलब जरूरी तो नहीं है ना प्रोसेस यहाँ तो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा हो। बिकॉज जैसे हमने किया से बी से सी है, ना तो कांस्टेंट प्रेशर है ना कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे? कोई रैंडम प्रोसेस दे दिया मैंने, तो सी कैसे निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब गैसेस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ,
अगर मोलर स्पेसिफिक हीट भी करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कोई कंडीशन नहीं है आगे। अगर मैं आगे लिख देता है कांस्टेंट प्रेशर तो वो सीपी बन जाता, कांस्टेंट वॉल्यूम लिख देता तो वो सीवी बन जाता, कुछ नहीं दिया। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरे को एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ही चाहिए होगी या मेरे को वर्क भी करना पड़ सकता है? वर्क भी करना पड़ सकता तो मतलब अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट निकालनी है कि बॉडी का गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि उस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए या इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और वर्क डन कितना करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, प्रोसेस भी नहीं, मतलब जो डेली लाइफ प्रोसेस लेते हैं, इनफैक्ट दो लेते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। अब अभी तक मैंने आपको जो दिमाग में आपके एक बात डाली कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? Does Same. not change. ये याद रखना, इसमें स्टेट फंक्शन है। मतलब water at 100 degree Celsius and steam at 100 degree Celsius will have different internal energy. State मतलब स्टेट बदल गई है उसमें। वाटर एट 100 डिग्री है तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी, स्टीम एट 100 डिग्री है तो दो स्टीम 100 डिग्री पे उनकी इंटरनल एनर्जी सेम होगी, बट वाटर एट 100 डिग्री और स्टीम एट 100 डिग्री अलग अलग होगी। मैं कह रहा हूँ हम दो प्रोसेस कंसिडर करते हैं, एक बॉइलिंग और एक मेल्टिंग, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करके देखें, बॉइलिंग पे और मेल्टिंग। पहले मेरे को ये बताओ, आपको जितनी फिजिक्स आती है इन दोनों प्रोसेसेस में मेजर डिफरेंस है क्या? मेल्टिंग इज व्हेन आइस की बात कर लेते हैं, वाटर आइस टी। मेल्टिंग मींस Ice changes to water. ice changes to water. Boiling means Water changes to vapor. water changes to steam. अच्छा, अगर मैंने इस रूम के अंदर एक पतीला रखा और उसको पानी को बॉईल किया तो स्टीम पूरे रूम में हो जाएगी या सिर्फ उस छोटे से वॉल्यूम में ही होगी? पूरे पूरे Get to पूरे रूम में it. स्टीम भर जाती है। आप विंटर्स में नहाते हो, गर्म पानी आप अगर उसे कंटेनर में डाल लो तो वो स्टीम पूरे रूम में, बाथरूम में हो जाती है। आपके वॉशरूम का जो मिनरल है उसको वेपराइज हो जाती है, बिकॉज ठंडा है, स्टीम पड़ेगी, वेपराइज हो जाएगा। बट अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ऐसे एक से आइस कंटेनर, वो मेल्ट करता है तो पानी भी पूरे रूम में भर जाएगा या ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितनी आइस थी? उतना ही होगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? बॉइलिंग में वर्क डन हो रहा है, डेल्टा वी पॉजिटिव है और लार्ज है, और मेल्टिंग में डेल्टा वी ऑलमोस्ट जीरो है। One container of ice melts, a container of water you will get. One container of water vaporized, whole room will be filled with steam. तो बेसिकली फर्क यह है कि यहाँ पे डेल्टा वी एक लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, इसमें डेल्टा वी ऑलमोस्ट जीरो है। वैसे पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आइस से स्टीम बन, आइस से वाटर बने तो वॉल्यूम कम हो जाता है या बढ़ता है? कम हो जाता है। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर। वाटर की, इसीलिए आइस फ्लोट करती है। अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो आइस सिंक कर जाती, बट आप आइस को पानी में डालते हो आइस फ्लोट करती है, मतलब आइस की डेंसिटी कम है, मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो आइस, जब आइस से वाटर बनेगा तो वॉल्यूम बेसिकली कम हो जाता है, बट हम ले रहे हैं कि वो चेंजेस जो मेल्टिंग में है वो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मेरे पास फर्स्ट लॉ था, इधर भी सेम। पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ m ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस ml. लेटेंट हीट की डबल फॉर्मूला
ml। यहाँ पे क्या आ गया ml और बॉइलिंग हो रही है तो वेपराइजेशन। इधर ml but rated heat of fusion और ये 0। इधर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा? इधर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया ml। तो इसका मतलब ये है जब स्टेट चेंज होती है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। वाटर टू आइस टू वाटर बनेगा तो जो ml है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी है। इधर इंटरनल एनर्जी चेंज तो हो रही है, बढ़ रही है, पर वर्क डन के कारण जो एक्सपेंशन है उसके कारण जो चेंज है वो रिलेटिव थोड़ा सा कम हो गया। बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? स्टीम बनेगी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू जो है मतलब ये कुछ भी वैल्यू थी थोड़ी सी कम कर देगी जो वर्क डन है, बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव थी। सो एक लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में से एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट द पॉइंट व्हिच आई वांट टू एम्फसाइज इज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट इन एडिशन टू इट स्टेट आल्सो। गैस है 40 डिग्री सेल्सियस पे है, सिमिलर गैस दूसरे भी 40 पे है तो इंटरनल एनर्जी सेम है फॉर अ गिवन मोल ऑफ अ गैस। बट अगर स्टेट बदल जाएगी तो बदल जाएगी। बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे थोड़ा रिस्की वाला काम है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप पढ़ के नहीं आए तो मैं आपके हाथ के ऊपर बॉइलिंग वाटर फेंकूं या स्टीम पास करूं 100 डिग्री पे? बर्न्स ज्यादा डेंजरस किसके होते हैं? स्टीम। स्टीम के। बिकॉज स्टीम की इंटरनल एनर्जी हमने बढ़ा दी, क्योंकि हमने जो हीट एनर्जी दी थी स्टेट चेंज करने के लिए उसने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। तो स्टीम के अंदर इसको कई बार ना आईसीएससी वालों ने शायद सुना हो, इसको हिडन हीट कहते हैं। तो बेसिकली सीबीएसई में भी था ये। Yes, sir. यस। तो हिडन हीट है मतलब उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, इसलिए स्टीम के बर्न्स ज्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। याद रह जाएगा आज जो बताया, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। ज़ेरोथ लॉ को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने कहा इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप एक स्टेट ए से दूसरी स्टेट बी तक जाते हो तो किसी भी पाथ से चले जाओगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा, बट वर्क डन और जो हीट एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू हमेशा 0 होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो हीट एनर्जी इज एडेड टू द सिस्टम। और एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव, हीट एनर्जी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। किसी भी स्टेट में अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर का बहुत सिंपल फॉर्मूला प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एनआर। तो वहां से आप किसी भी स्टेट का टेम्परेचर निकाल सकते हो। साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन को आप ये भी कह सकते हो एरिया एनक्लोज्ड। एरिया एनक्लोज्ड जैसे कई बार ना आपको साइक्लिक प्रोसेस ऐसे दे देंगे, ये साइक्लिक प्रोसेस है, सर्कल दे दिया उन्होंने। तो आप यहां से शुरू हुए ए बी सी डी एंड बैक टू ए, वापस आ गए। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? पॉजिटिव। डेल्टा यू 0 और हीट एनर्जी एब्सॉर्ब। और नेट वर्क डन एरिया एनक्लोज्ड, तो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। सो एरिया एनक्लोज्ड इज द वर्क डन। बाकी आपको कोई भी प्रोसेस आएगा ग्राफ से आपको उसकी कई बार इक्वेशन बनानी पड़ सकती है। जैसे मैंने बनाया था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो उससे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ सकती हैं। आज वाले को रिवाइज कर लेना, जो मैंने नोट्स ऐड किया उसके हार्डली मेरे ख्याल से 2 पेजेस ये भी हमारे कवर हुए हैं। कुछ कल कर लिए थे हमने, आइसोथर्मल प्रोसेसेस वगैरह की डेफिनेशंस लिखी थी, थर्मोडायनामिक्स जनरल लिखा था, तो उसको एक बार पढ़ के देख लो। नेक्स्ट क्लास बताओ कल किस टाइम लगा सकते हो? कल और कोई क्लास है? सर इसी टाइम से यस सर, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री है।
ऐसी है बिकॉज दिवाली के बाद मेरे को आना जाना पड़ रहा है अभी। तो यहाँ तो कल इसी टाइम लगा लेंगे या वेनेसडे मॉर्निंग। कल शाम को ना लगी तो वेनेसडे किस टाइम लगा सकते हो? मॉर्निंग में छुट्टी है ना वेनेसडे को? तो कि स्कूल जा रहे हो? मेरे ख्याल से दिवाली ब्रेक होगी स्कूल में तो। Yes, sir. छुट्टी है। हाँ तो अगर कल शाम को नहीं लगी, प्रेफर मैं भी यही करूंगा कि कल इसी टाइम ही हम लगा लें। नहीं लगी तो वेनेसडे मॉर्निंग लगा लेंगे ऑनलाइन ही, और फिर फ्राइडे से तो फिर वही पैटर्न ऑफलाइन वाली, फ्राइडे की क्लास संडे की क्लास। लगेगी। मॉर्निंग में मेरे को बोल लो, मेरे को सुबह सुबह तो कोई काम नहीं होगा। +2 को मैं कल सुबह पढ़ा रहा हूँ तो उनकी क्लास नहीं होगी वेनेसडे को। वेनेसडे को मेरे को कितने बजे? सर 6:30 से 8 मैथ्स। 6:30 से 8। कोई नहीं, मैं 8 बजे रख लूंगा। है वेनेसडे को वैसे सर यस। 8 बजे रख लूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके सर। ये आज वाला पढ़ के देख लेना, मैं PDF अभी शेयर कर देता हूँ।